Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu analysis for 21st of August 2026. 21 अगस्त 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखो मैप बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आए थे, वो मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ। मैप है तो ज़रूरी बात है कि अपन देखें मैप के साथ। जैसे कि आप देखेंगे आज ब्लैक सी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, प्लस ब्लैक सी के ऊपर आज एक आर्टिकल भी आया था कि किस तरीके से ब्लैक सी लड़ाई की जगह बन गया है और इस कारण से ट्रेड बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक सी जब आप देखेंगे तो पहले तो हम ब्लैक सी के अगल बगल आने वाली कंट्रीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बुल्गारिया याद रखना है, फिर यूक्रेन याद रखना। क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ इसलिए अब बता दूंगा। तो बुल्गारिया याद रखना, फिर यूक्रेन याद रखना, फिर रशिया याद रखना, फिर जॉर्जिया याद रखना, फिर रोमानिया याद रखना और फिर आप टर्की याद रखना। ठीक है, तो दीज आर द कंट्रीज दैट टच द बॉर्डर, ब्लैक सी को जो टच करते हैं। ठीक है ना, कौन सी? बुल्गारिया हो गई, यूक्रेन हो गई, रशिया हो गई, जॉर्जिया हो गई और रोमानिया हो गई और टर्की हो गई। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसे याद रखने के लिए? क्योंकि देखो इसको अगर आप निमोनिक बनाओगे ना तो इसका निमोनिक बनेगा बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, टर्की। तो ये होता है बर्गर टी। तो बर्गर टी करके आप इसका निमोनिक भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यू विल इजीली रिमेंबर कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो टच करती हैं ब्लैक सी को। ठीक है, तो ये बर्गर टी से याद रखना। अब यहाँ पे देखो वाटर बॉडी कौन कौन सी, तो यहाँ पे देखो एक पहले तो ब्लैक सी दिखेगा, ऊपर यहाँ पे कर्च दिखेगा। यू कैन सी हियर कर्च स्ट्रेट है यहाँ पे और इसके बाद सी ऑफ अजोब पड़ता है। तो याद रखना है कर्च स्ट्रेट पड़ता है, फिर सी ऑफ अजोब पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखो यहाँ, जैसे सेवेस्तापुल दिख रहा होगा, यहाँ ओडेसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पर हैं। फिर इधर साइड आपका ब्लैक सी का सी ऑफ मार्मरा पड़ रहा है, इधर, और सी ऑफ मार्मरा के फिर इधर आओगे तो एजियन सी आपको मिलेगा, एजियन सी। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है इस पूरे उसको, जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे मैंने आपको बता दिया। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आज आई है, वो है जापान के साथ इंडिया के रिलेशन, किस तरीके से हमने डिफेंस पार्टनरशिप की है। तो उसमें जापान का मैप भी है। तो जब जापान का आप मैप खोलते हो ना तो आपको ऊपर से नीचे एक आइलैंड की चेन दिखती है, आइलैंड आर्कीपेलागो की चेन दिखती है। तो सबसे पहले देखो ऊपर वाला पार्ट है होक्काइडो, दिख रहा है, ये होक्काइडो दिख रहा होगा। होक्काइडो में आपका फिर इसमें सपोरो, कुशीरो, ये वाली जगहें हैं, तो ये आप देख लीजिए, होक्काइडो वाला पार्ट है। फिर होक्काइडो के नीचे आता है होंशु, होंशु देख लो, इसमें अकीता, मोरियोको, आओमोरी, सेंडाई, फुकुशिमा, ये वाले पार्ट आते हैं पूरे होंशु में। सेंडाई, फुकुशिमा, टोक्यो। ठीक है, तो ये सारे पार्ट आते हैं आपके होंशु में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नीचे तीसरा पार्ट आता है शिकोकू में आपका ओसाका, मियाजाकी और कोची और हिरोशिमा, ये वाले पार्ट आते हैं आपके। क्योटो, ये सारे पार्ट आपके आते हैं शिकोकू में। एंड देन आता है आपका क्यूशू में आपका आता है नागासाकी, देन कागोशिमा, ये वाले पार्ट आते हैं आपके क्यूशू में। तो यह कौन कौन से हो गए? होक्काइडो, होंशु, शिकोकू एंड क्यूशू। होंशु में याद रखना मेन चीज़ है टोक्यो, होंशु में आता है जो उसकी कैपिटल है। देन आपका शिकोकू में आपका ओसाका और हिरोशिमा आता है। नागासाकी आपका क्यूशू में आता है, तो ये भी आपको याद रखना। और एक और है लास्ट में फिर ryukyu, तो ryukyu देख लो, आपको ryukyu आइलैंड जो ईस्ट चाइना सी में आता है, उसमें ओकिनावा आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जापान का भी हमने देख लिया किस तरीके से। इधर साइड सी ऑफ जापान है, जिसको ईस्ट सी भी कहा जाता है, सी ऑफ जापान ईस्ट सी कहा जाता है। फिर इधर साइड पैसिफिक ओशियन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू मैप्स। अब पहली न्यूज़ जो फ्रंट पेज की इंपॉर्टेंट है वो है न्यू कोड वॉइड्स द 1978 डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक फैसला लिया है। जजेस हालांकि काफ़ी वेरी कर रहे थे इस चीज़ में, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है बाय आई थिंक 9 जजमेंट, जिसने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो IRC 2020 है उसमें कहा है कि जो पुरानी इंडस्ट्री की डेफिनेशन थी, इंडस्ट्री की जो पुरानी डेफिनेशन थी 1978 के जजमेंट के बाद, वो इस पर नहीं रहेगी। इट विल नॉट बी बर्डनड बाय द 1978 डेफिनेशन। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो नया IRC यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है 2020 का, उसमें हम पुराना 1978 का जजमेंट नहीं, 1978 की इंडस्ट्री की डेफिनेशन नहीं रखेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना ये जो 1978 का जजमेंट था, इट वाज अ 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट, जिसको ऑथर किया था जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने। एंड इस केस का नाम था बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड। याद रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हालांकि बीच में भी लिखा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेंगलोर वाटर सप्लाई, देखो दिखा है ना,
बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड केस जजमेंट, जिसको 1978 में लाया गया था। इसमें एक तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉड कर दिया गया था, इतना ब्रॉड कर दिया गया था कि इस डेफिनेशन के अंतर्गत आपका जो मैं लेट मी टेल यू कि क्या क्या चीज़ इसमें आती हैं। इवन हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसपैलिटीज़ तक इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल करता है बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट। हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसपैलिटीज़ भी उसकी डेफिनेशन में आ जाती है। और 1978 में जो जजमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट था, एक्ट कब का है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, याद रखना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का है। उसका सेक्शन 2J, याद रखना, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन J, वो जो है वो इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बताता है। कौन सा सेक्शन? 2J, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का, और वही इंडस्ट्री की डेफिनेशन को बताता है। अभी जो नया IRC आया है, हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड आया है 2020 का, और जो लागू भी किया जा चुका है, उसका सेक्शन है 2P, सेक्शन 2P। अब पहले कौन सा था? सेक्शन 2J था 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 का 2J था। 1978 के इंटरप्रिटेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो सेक्शन 2P है IRC का, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, उसको हम बर्डन नहीं करेंगे और 2P को क्लीन स्लेट नई तरीके से इंडस्ट्री की डेफिनेशन देंगे। हालांकि एक 1978 के जजमेंट में एक चीज़ हुई थी, ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट ये था कि किस तरीके से कौन सी चीज़ इंडस्ट्री के अंदर आती है, तो इसका एक ट्रिपल टेस्ट उन्होंने बनाया था। लेट मी टेल यू कि वो ट्रिपल टेस्ट क्या था। देखो, इट इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रिपल टेस्ट विच लेड डाउन कंडीशंस दैट एनी एक्टिविटी विच वाज सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड। तो उसमें ट्रिपल टेस्ट में था कि पहला कि वेदर दैट एक्टिविटी इज सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड, सेकेंड इट इज़ ऑपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन, याद रखना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन के फॉर्म में है कि नहीं, एंड डेल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। तो ये ट्रिपल टेस्ट कहा गया कि पहला सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कोऑपरेशन के बेसिस में होना चाहिए, एंड तीसरा उन्होंने कहा इट शुड बी डीलिंग विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, तभी वो इंडस्ट्री के एम्बिट में आया था। हालांकि इस ट्रिपल टेस्ट को अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, लेकिन इसको रिफाइंड ट्रिपल टेस्ट बोला जा रहा है। इट विल बी इवॉल्व इन द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस, ठीक है ना, तो रिफाइंड ट्रिपल टेस्ट होगा। And interpretation of industry under the 2020 code will not be burdened by the 1978 verdict. सिंपल सी बात है, जो हो सकती थी मैंने आपको बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली जो न्यूज़ है वो है कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 5.4% इन जुलाई एज फर्टिलाइजर, स्टील, आयरन और ऑयल आउटपुट फॉल्स। तो यहाँ पे अब बात चल रही है कोर इंडस्ट्रीज की। ये पूरा डेटा निकालता कौन है? तो इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का डेटा निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो DPIIT है ना, DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो इस डेटा को निकालती है, ठीक है ना। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कौन निकाल रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर DPIIT निकाल रही है, ठीक है। अब कोर इंडस्ट्रीज़ में भी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, अगर आपको याद हो तो। पहला तो इसका जो बेस ईयर अपडेट किया गया था 2022-23 कर दिया गया था। इसके अलावा 9 की सेक्टर से, पहले 8 हुआ करते थे, लेकिन नया एक की इंडस्ट्री ऐड हो गया है आयरन ओर नाम से, जिसके कारण 9 कोर इंडस्ट्रीज है। देखो, इस पे क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, तो याद रखना 9 कोर इंडस्ट्रीज हैं। और ये कौन कौन सी हैं 9 कोर इंडस्ट्रीज, मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे हाईएस्ट वेटेज है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी। देन सेकंड नंबर पर आता है आपका पेट्रोलियम, थर्ड आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फोर्थ है स्टील, फिफ्थ है कोल, सिक्स्थ है क्रूड ऑयल, देन आयरन ओर सेवेंथ, एट्थ है सीमेंट एंड नेचुरल सीमेंट, सेवेंथ है नेचुरल सीमेंट, एट्थ है नेचुरल गैस, एंड देन लास्ट है फर्टिलाइजर। तो ये 9 कोर इंडस्ट्रीज हैं। फिर से बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, देन पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील 4, कोल 5, क्रूड ऑयल 6, देन आयरन ओर, देन सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये 9 कोर इंडस्ट्रीज को। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ पे देखो लिखा भी है, ये सारे देखो दिख रहे होंगे आपको। आयरन ओर दिख रहा है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स दिख रहा है, कोल दिख रहा है, फर्टिलाइजर दिख रहा है, सीमेंट दिख रहा है। तो ये वो हैं जो सेक्टर गिर गए हैं। देखो देखो, जो सेक्टर गिरे हुए हैं उनके बारे में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से गिरे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट है। मेन उसमें याद रखना कि कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है।
इंडिया जापान साइन मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट टू डीपन द डिफेंस कॉर्पोरेशन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह और उसके उनके जो जापानीज काउंटर पार्ट है शिंजीरो कोइजुमी, मतलब डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जापान, उन्होंने साइन किया है इंडिया जापान का मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड एग्रीड टू डीपन द ऑपरेशनल कोऑपरेशन। तो ऑपरेशनल कोऑपरेशन को डीप किया जाएगा और मैरीटाइम सिक्योरिटी को डीप किया जाएगा, और ये दोनों ने साइन किया है, तो याद रखना। एंड इन्होंने कहा डिफेंस कोऑपरेशन को जापान इंडिया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के अंतर्गत हम और ज़्यादा डीप करेंगे। तो ये याद रखना कि जापान के साथ हम थोड़ा डिफेंसिवली काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। जापान के साथ हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज ऑलरेडी करते हैं, मालाबार, है ना। अगर आपको याद हो तो जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें जापान भी है। अगर आप लोग एक चीज़ करना चाहते हो तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि मालाबार की और कंट्रीज़ कौन कौन सी, एक्सरसाइज मालाबार जो हम करते हैं उसमें और कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो ये एक छोटा सा सवाल आपके लिए है। अच्छा, जापान के साथ हम एक बायलेटरल एक्सरसाइज करते हैं जिसमें धर्मा गार्डियन, या देख लो, या धर्मा गार्डियन एंड जाइमेक्स, याद रखना, जाइमेक्स, ठीक है। और 2026 में एक एक्सरसाइज है वीर गार्डियन जो प्लान्ड है ऑलरेडी। तो धर्मा गार्डियन याद रखना है, जाइमेक्स याद रखना है जापान के साथ, एंड वीर गार्डियन 2026, है ना। तो इसमें जापानीज फाइटर एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वीर गार्डियन याद रखना, वीर गार्डियन, जैसे धर्मा गार्डियन है ना वैसा वीर गार्डियन हो गया, और इसमें भी इंडिया के साथ इन्वॉल्व होगा जापान, ठीक है। तो याद रखना, आई होप। और इंडिया में जैसे DRDO है ना, वैसे जापान में एटला है, ATLA। तो दे विल ऑल्सो डीपन द कोऑपरेशन इन एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज फॉर डिफेंस इंडस्ट्री फोरम। तो जैसे इंडिया में आपका DRDO है, वहाँ पे एटला है, ATLA। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। वंदे मातरम काफ़ी ज़्यादा उसमें रहता है। तो वंदे मातरम आप सबको पता है कि 3 मिनट 10 सेकंड का, देखो इसे इन्होंने वर्जन लिया है बीजेपी ने, और कांग्रेस कह रहा है कि भाई जो पुराना वर्जन जो अभी तक आप भी गा रहे थे वही क्यों नहीं गा रहे हो, है ना। वाई टेक क्योंकि अगर हम नेशनल एंथम देखें तो वो केवल 52 सेकंड का है, नेशनल एंथम 52 सेकंड का है, फिर नेशनल सॉन्ग आप 3 मिनट 10 सेकंड तक गाते रहते हो। तो दैट इज़ समथिंग याद भी किसी को नहीं है, आप नाम कहीं कर रहे हो, याद तो है नहीं आपको भी। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, आनंद मठ 1882 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपको बता दूं कि 1896 में पहली बार कैलकाटा सेशन जब हुआ था तब इसको गाया गया था। उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, अगर आप बता सकें तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोग को। 1896 के कैलकाटा सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, गूगल करके बताना, कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ऐसे ही, ठीक है। और 1950 को इसको भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा उतना ही स्टेटस दिया गया है जैसा कि नेशनल एंथम को दिया गया है। हालांकि आर्टिकल्स में जब आप देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स में नेशनल एंथम का मेंशन है, लेकिन नेशनल सॉन्ग का मेंशन नहीं है। आगे देख लेते हैं, इज द 3 लैंग्वेज रूल फॉर क्लास 6 सुप्रीम कोर्ट टेल्स द CBSE। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, देखो थोड़ा सा नोट्स में भी दिखा देना चाहिए। तो इंडस्ट्री वाली न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, कोर सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आपको याद रहेगा। हाँ, ये वाला है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इज द 3 लैंग्वेज रूल फॉर क्लास 6। तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कि जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस CJI जो हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने कहा कि कंसीडर गिविंग करंट क्लास 6 स्टूडेंट्स अ वन टाइम रिप्रीव फ्रॉम द मैंडेटरी 3rd लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम, ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनको एक वन टाइम रिप्रीव दे दो फ्रॉम द मैंडेटरी 3rd लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशन। तो CBSE का रूल जो ये है कि क्लासेस 7 to 9 ऑलरेडी आर एग्जेम्प्टेड। प्रेजेंटली क्लास 6 बैच वॉज टू फेस अ फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, जिसमें कि 3rd लैंग्वेज इंक्लूड की जाएगी, एंड मैंडेटरी क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम इन अ 3rd लैंग्वेज। मतलब कि जो अभी क्लास 6 में है उनको मैंडेटरली क्लास 10th में एक 3rd एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम देना था, ठीक है ना। तो ये जो हो गए, ये क्लास 10 2031 में देंगे, है ना। जो 6वीं में है वो क्लास 10 2031 में देंगे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये कंसर्न था कि पॉलिसी नीड्स फेज इन स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लियर यंगर क्लासेस, है ना। ये जो पॉलिसी इट शुड स्टार्ट फेज वाइज इन अर्लियर यंगर क्लासेस, है ना। और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो भी इतने प्रॉपर नहीं है कि दे शुड ऑल्सो कैच अप। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला कहता है कि एक इंग्लिश फार्मूला
ये इंपॉर्टेंट है। पिटिशनर का जो आर्गुमेंट था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला मेक्स इंग्लिश अ फॉरेन लैंग्वेज category alongside French, Japanese, and Spanish. Since most students pick English as their sole foreign language slot, mother tongue adjacent to Indian language other than two mandatory gets crowded out. तो अब यहाँ पे फिर आपको मदर टंग में भी लेना है, फिर एक इंडियन लैंग्वेज और लेनी है, इंग्लिश को आपने ऑलरेडी फॉरेन लैंग्वेज में डाल दिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सीजीआई का कहना है कि भाई इंग्लिश कैन हार्डली बी कंसिडर्ड अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश तो बहुत पहले से यूज़ हो रही है। सेंटर और सीबीएसई का स्टैंड ये है कि इंग्लिश इज़ ऑफिशियल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो नॉट नेटिव। उन्होंने कहा हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है, फॉरेन नहीं है, लेकिन नेटिव भी तो नहीं है। सीबीएसई का स्टैंड ये है कि इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज भी तो नहीं है ना, यहाँ थोड़ी बोली जाती है कोई। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला इसके बारे में आपको बता दो कि ओरिजिनेट हुआ था कोठारी कमीशन 1964-66 के आसपास, और एनईपी 1968 एनईपी 1986 का भी हिस्सा रहा है। एनईपी 2020 ने भी कंटिन्यू किया है 3 लैंग्वेज फार्मूला को कि 2 नेटिव 2 इंडियन लैंग्वेज, ये स्टूडेंट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है आफ्टर क्लास 5-8 टू चेंज 1 लैंग्वेज। आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप 5 और 8 के बाद चेंज कर सकते हो। और सारी चीज़ें हैं, देखो यार क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 350A जो है याद रखना, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन की बात करता है। देखो कुछ कुछ चीज़ें अपने को जो मिल जाएंगी वो अपन लिखते जाएंगे। आर्टिकल 350A मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस की बात करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इस आर्टिकल को भी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। यहाँ पे देखो लो, एक बार न्यूज़ दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि भाई क्लास 6 स्टूडेंट्स को एक 1 टाइम रिप्रीव दे दो फ्रॉम मैंडेटरी 3rd लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशन। मतलब जो अभी क्लास 6वीं में है उनको 1 टाइम मैंडेटरी रिप्रीव दे दो, अभी जो क्लास 6 में केवल। तो जिनका 2031 में ड्यू है आपका एग्जामिनेशन, ठीक है, वैसे 30 में हो जाएगा, 31 में क्यों होगा पता नहीं, 30 में होगा नहीं। ये देखो क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इन द 3rd लैंग्वेज 2031, ये देखो अभी जो क्लास 6 का बैच है उसको फुल इम्प्लीमेंटेशन फेस करना पड़ेगा, इसी के लिए एग्जामिशन की बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। वाई साउथ एशियंस आर मिसिंग फ्रॉम ग्लोबल हेल्थ डेटाबेस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि 86% ऑफ द जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो यूरोपियन है ना। तो इनको ये कहना है कि स्टडी जो की गई है वो यूरोपियंस में की गई है, इसलिए हमारे साउथ एशियंस के डेटाबेस कम आ रहे हैं, ठीक है ना। साउथ एशियंस जो है केवल लेस देन 1% ऑफ द कैटलॉग वो करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे होगा ये कि जो हमारे ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि जब तक आपका जीनोम वाइड नहीं है, जीनोम आपका जब तक स्प्रेड नहीं है, तब तक आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। जितने आप लिमिटेड रहेंगे, जितने आपकी डाइवर्सिटी कम रहेगी, उतना ज़्यादा आपको रिस्क रहता है। तो यहाँ देखो लिखा है ग्लोबली मोर देन 1 in 10 adults now live with diabetes. If you have South Asian roots, that risk is even higher, and it hits earlier than it does in many other populations. In India alone, the number of people with diabetes is projected to be reach 125 million by 2045. तो अगर आप देखें तो डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा असर है, ये चीज़ इंडिया के लिए यहाँ बताई गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, बट डायबिटीज़ का सबसे बड़ा बर्डन जो है वर्ल्ड में वो इंडिया में है, तो ये आप याद रख सकते हैं। हाईएस्ट जो बर्डन है डायबिटीज़ का वो कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। चलो, एक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का देखो जरूर मेंशन है इसमें। द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2020 टू कैप्चर कंट्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा था, तो कंट्री की जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैप्चर करने के लिए जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसने 40 मिलियन से ज़्यादा जेनेटिक वेरिएंट्स यूनिक टू इंडियन पॉपुलेशन उसने आइडेंटिफाई किए हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 2020 का, ये याद रखना, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, this is something which is important. I hope you got clarity regarding that as well. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ सकते हैं, एडिटोरियल पार्ट में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वन शक्ति के ऊपर एक आर्टिकल आया ना, तो वो दिखा देता हूँ आपको।
ठीक है। तो ये वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया EIA रेगुलराइजेशन वर्डिक्ट, जो वन शक्ति वर्डिक्ट है उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, मैंने आपको बताया भी था। सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट हुआ 29 जुलाई 2026 को, जिसमें वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस को याद रखना, लिख लेना, वन शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मैंडेटरी है आपको जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट हो गए हैं बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के, तो उनका फेट थोड़ा अटका हुआ है। तो अब देखते हैं, आप सबको पता है कि द जजमेंट इट फॉर्मली रीटरेट्स दैट obtaining the environmental clearance is mandatory legal requirement now under the environment impact assessment notification 2006। जो EIA नोटिफिकेशन 2006 उसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस पहले ही लें, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डायरेक्शन दैट कुड हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लिए, क्योंकि ये अभी आया है। पहले तो गवर्नमेंट यही कर रही थी ना कि हाँ इन्वायरमेंटल क्लियरेंस बाद में मिलता रहेगा, आप तो कंस्ट्रक्शन शुरू करो, ठीक है। अब आप उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई रेगुलराइज करो हमारे इस कंस्ट्रक्शन को एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं किस तरीके से जो पेंडिंग वायलेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, व्हाट विल हैपन टू देम, सुप्रीम कोर्ट क्या उनके लिए फैसला लेता है। बट फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये जजमेंट। एंड एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उन्होंने ये कहा कि भाई ऑफिस रूल्स या ऑफिस मेमोरेंडम से आप किसी प्रायर जो स्टैट्यूटरी कोई प्रोविज़न किया गया है उसको आप वो नहीं कर सकते। तो जैसे हुआ यही था कि एक ऑफिस ऑर्डर के थ्रू उन्होंने ये कर दिया था कि नहीं भाई ठीक है आप तो पहले काम शुरू कर लो, बाद में भी क्लियरेंस लिया जाएगा। पर बाद की क्लियरेंस का कोई मतलब नहीं है ना, उसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा। ये देख लो, violators can no longer seek regularization under the 2017 notification और 2021 SOP और ऑफिस मेमोरेंडम। तो ये इन्होंने इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने वायलेट किया है वो रेगुलराइजेशन कैसे कराएंगे। बट सेंटर रिटेन्स पावर अंडर सेक्शन 3, सेंटर के पास पावर अंडर सेक्शन 3 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू फ्रेम अ फ्रेश स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म। तो एक फ्रेश स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म सेंटर अगर चाहे तो कर सकती है फॉर वायलेशन केसेस की, जिन्होंने वायलेशन किया है। इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इसको एक टाइम स्कीम के रूप में किया जाना चाहिए, ताकि जो ठीक है जितना भी कंस्ट्रक्शन हो गया है उसका डैमेज असेसमेंट किया जा सके, उसका रेमिडिएशन किया जा सके और कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सके। हालांकि देखो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये जजमेंट, क्योंकि इस जजमेंट के बाद अब फ्यूचर में एटलीस्ट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वो प्राप्त करके ही काम शुरू करेंगे। लेकिन अब जो बन गए हैं उनके लिए एक वन टाइम रेमेडी होनी चाहिए। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल कि एक टाइम की रेमेडी अंडर सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 सुप्रीम गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है। तो अब देखते हैं किस तरीके से बनाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। विमल इलायची प्रमोशन हम नहीं देखेंगे। गगनयान का थर्मल शीट कैसे प्रोटेक्ट करेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ट्रेडर बेस फॉल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years। अब डेरिवेटिव ट्रेडर कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो देखो, डेरिवेटिव ट्रेडर इज समवन हु बायज एंड सेल द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा ट्रेडर जो बाय और सेल करता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ऐसा फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, उसकी वैल्यू डिराइव होती है फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे वो इंडेक्स का हो, चाहे कमोडिटी का हो, चाहे करेंसी का हो। इस एसेट को ही हम नहीं ट्रेड करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं जो कि उस एसेट की अंडरलाइंग वैल्यू को डिटरमाइन करता है। इसका मतलब क्या हो, जैसे मान लो कि आपने IOCL का शेयर नहीं खरीदा, लेकिन IOCL का आपने फ्यूचर ऑप्शन खरीद लिया, F&O खरीद लिया, है ना। तो उसमें देखा होगा आपने निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट आप खरीदते हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये कहलाती हैं आपके डेरिवेटिव ट्रेडिंग। इसमें आप IOCL नहीं खरीदते हो, IOCL का एक फ्यूचर वैल्यू प्रोडिक्ट करते हो कि भाई 26 जनवरी तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी या 30 जनवरी तक इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ी रहेगी घटी रहेगी। अगर आप कॉल ले रहे हो तो बढ़ा रहे हो वैल्यू, अगर आप पुट ले रहे हो तो आप घटा रहे हो वैल्यू,
है ना। तो ये जो तरीके से ट्रेडिंग होती है इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग। यहाँ पे आप असेट को नहीं ट्रेड करते हैं, आप उसकी वैल्यू डिराइव करते हैं। यू डील विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट, ठीक है ना। तो इसमें फ्यूचर, ऑप्शन, फॉरवर्ड, स्वैप्स, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग डेरिवेटिव ट्रेडिंग। आपको याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड ऑल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे ब्लैक सी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ब्लैक सी अटैक्स के बारे में। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीट इंपोर्टर याद रखना इजिप्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीट इंपोर्टर इजिप्ट है। सेकंड लार्जेस्ट है इंडोनेशिया। ये सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड के वीट इंपोर्टर्स हैं, इसलिए इनके नाम याद रख लेना। और यहाँ पे एंटी सेमेटिक एक टर्म यूज हुआ था, एंटी सेमेटिक। तो एंटी सेमेटिक याद रखना हमेशा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ज्यूस। जब भी कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन अगर अगेंस्ट ज्यूस है, अगर कोई वर्ड, कोई ऐसी चीज़ यूज़ की जा रही है जो ज्यूस को डिस्क्रिमिनेट कर रही है, तो उसको एंटी सेमेटिक कहते हैं। इट इज़ स्पेशली फॉर ज्यूस। तो इसको आप याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लेट मी टेल यू सम I think map work, if there is some map work. मैप वर्क से पहले की सेक्शन देख लो। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 295 ए आईपीसी अभी भारतीय न्याय संहिता में भी आ गया है। और ये है जो वो है क्रिमिनलाइजेज द डेलिबरेट एंड मेलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजियस बिलीफ। तो अगर आप किसी भी धर्म की चीज़ों को डिलिबरेटली या मेलिशियस तरीके से आउटरेज करते हो उनकी फीलिंग को हर्ट करने के लिए, तो आपके अगेंस्ट सेक्शन 295 ए के अंतर्गत आपके अगेंस्ट वो ब्लास्फेमी एक तरीके से इसी को बोलते हैं, तो इसको याद रखना। तो ब्लास्फेमी इज़ नॉट सेडिशन, पहली चीज़ तो याद रखना। ब्लास्फेमी सेडिशन नहीं होती है। ब्लास्फेमी यानी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप हर्ट करते हो जब, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। एक स्कीम आई थी, नमस्ते स्कीम आई थी फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। तो याद रखना मैकेनाइज्ड इकोसिस्टम सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए है। इसको अर्बन से रूरल इंडिया के लिए भी किया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है। और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग और हैजार्डस सीवेज क्लीनिंग को ख़त्म करने के लिए है स्कीम, नमस्ते स्कीम। याद रखना मैकेनाइज्ड तरीके से सैनिटेशन इकोसिस्टम में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। और इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का भी काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन रहता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट नमस्ते स्कीम। मैप में आज जो थे वो थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और ये चोक पॉइंट है बिटवीन गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। तो याद रखना सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नैक जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट में 22 किलोमीटर की स्ट्रिप है जिसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सभी लोग टच करते हैं। ब्लैक सी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कुछ बाकी की जो आज के एक जैसे नेपटून डीप गैस प्रोजेक्ट ब्लैक सी का है रोमानिया में। सकोतो स्टेट याद रखना नाइजीरिया में है। प्रीलिम्स फैक्ट आप देख लीजिएगा, वन लाइनर्स आप देख लीजिएगा। और ये 3 MCQs हैं जो कि आप कर सकते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।